हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जो हमारी क्लास है, हम किसान आंदोलन के बारे में चर्चा पिछली क्लासों में कर रहे थे। किसान आंदोलन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रत्येक क्षेत्र के किसान आंदोलन को हमने बड़े ढंग से अध्ययन किया। आज हमारी क्लास जनजाति आंदोलनों के बारे में है। 3 हमारे प्रमुख जनजातीय आंदोलन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। छोटी क्लास रहेगी जनजातीय आंदोलनों के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहला जो आंदोलन है, उस आंदोलन को हम भगत आंदोलन की संज्ञा देते हैं। कौन से आंदोलन की संज्ञा देते हैं? भगत आंदोलन की संज्ञा देते हैं। और यह जो आंदोलन शुरू हुआ था वो दक्षिण में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था यह आंदोलन? दक्षिण में शुरू हुआ, राजस्थान दक्षिण में। अगर हम बात करें तो दक्षिण राजस्थान में आंदोलन के जो जनक हैं, आंदोलन के जो जनक हैं वो सुरजी भगत हैं। कौन है? सुरजी भगत। अगर ये कहा जाए कि दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों में जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी, जन चेतना का प्रसार किया, उन व्यक्ति का नाम है सुरजी भगत नाम है। क्या नाम है? सुरजी भगत। जबकि वास्तविक जो जनक है दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का, वास्तविक जो जनक है उनका नाम है गोविंद गिरी। क्या नाम है सर? गोविंद गिरी है। कौन है? गोविंद गिरी है। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया डूंगरपुर में 1858 में हुआ। 1858 में बांसिया ग्राम है ना, बांसिया ग्राम डूंगरपुर में बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। किनका? गोविंद गिरी का। इनके जो गुरु थे वो बूंदी के अखाड़े के गुरु, बूंदी के अखाड़े के गुरु राजगुरु थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम राजगुरु था, जो बूंदी के अखाड़े के गुरु थे। गुरु गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना सिरोही में की। कब की? 1883 में की। किससे प्रेरित होके? दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित होके। दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर के गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना कहां की? सिरोही में की। इसका प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक 1903 में, प्रथम बैठक, ठीक है ना, इसकी प्रथम बैठक 1903 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुई। इसकी कहीं तो 1908-1913 में जो लिख रहा हूं वो सही है, व्यवस्थित है। 1903 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में इसकी सबसे पहली बैठक हुई। और इसका मुख्यालय किसको बना दिया? मानगढ़ को। मुख्यालय क्या बन गया इसका? मानगढ़ मुख्यालय बन गया। ठीक है ना। इसी के तहत मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ नवंबर 1913 को। नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा के दिन, नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा के दिन मानगढ़ धाम पर गोलियां चलाई गईं। मानगढ़ धाम पर गोलियां चली तथा अनेकों वीर शहीद हुए। मानगढ़ धाम पर गोलियां की मानगढ़ हत्याकांड जो है वो नवंबर 1913 को हुआ। आश्विन पूर्णिमा के दिन जब एक सभा चल रही थी तो वहां पर गोलियां चलाई गई। गिरी जी को गिरफ्तार किया गया था और इनको गिरफ्तार करके 20 साल की सजा दी गई, जिनको 10 वर्ष बाद छोड़ दिया। 20 वर्ष सजा छोड़ा, 10 वर्ष बाद छोड़ा। कितने वर्ष बाद छोड़ा इनको? 10 वर्ष बाद इनको छोड़ दिया। और इन्होंने अंतिम समय कहां बिताया? कंबोई, गुजरात में। अगर पूछा जाए कि गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था तो कंबोई में बिताया था। और कंबोई कहां है? तो गुजरात में है। और अगर इनके समाधि स्थल की बात की जाए, इनका समाधि स्थल कहां है तो वो मानगढ़ में है। और मानगढ़ कहां है? बांसवाड़ा में।
ठीक है ना। तो ये कौन सा आंदोलन रहा? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन अगर दक्षिण राजस्थान में जन चेतना की बात की जाए तो सुरजी भगत ने शुरुआत की। गोविंद गिरी वास्तविक जनक है। 1858 में जन्म बासिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में इनका हुआ। 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर समसभा की स्थापना सोई में की। 1903 में सबसे पहला सम्मेलन मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ, यही इसका केंद्र बन गया था। और 1913 में नवंबर को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ, अनेकों शहीद हुए, 20 साल की इनको सजा हुई, 10 वर्ष बाद छोड़ दिया। अंतिम समय कम्बोई गुजरात में बिताया। और इनका जो समाधि स्थल है वो कहां पर बना हुआ है? तो इनका समाधि स्थल बना हुआ है मानगढ़ धाम में। अगला जो है एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन इसे कहा जाता है। अगला जो जनजातीय आंदोलन है इसे एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने की। जिसकी शुरुआत, जैसे एक आंदोलन चला जिसको वो भगत आंदोलन जो जनजातीय आंदोलन था, उसी तरीके से एक या भोमट भील आंदोलन जो है वो मोतीलाल तेजावत ने 1921 में शुरू किया। इनका जन्म किलियारी गांव 1886 में जन्म हुआ इनका किलियारी ग्राम में। किलियारी ग्राम जो डूंगरपुर में पड़ता है, कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। और ये कौन से परिवार के थे? तो ओसवाल परिवार के थे। और इनका जो ठिकाना था वो उदयपुर में पड़ता है। और झाडोल के ठिकानेदार के यहाँ काम करते थे। जालोर के ठिकानेदार के यहाँ, झाड़ोल के ठिकानेदार के यहाँ ये काम करते थे। ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। किलियारी गांव उदयपुर में 1886 में इनका जन्म होता है। एक ही आंदोलन या भोमट भील की आंदोलन इन्होंने 1921 में शुरू की। इनको भीलों, बावसी या भीलों का मसीहा कहते थे। अगर मोतीलाल तेजावत की बात करें हम तो इनको बावसी या भीलों का मसीहा कहा जाता था। ये तो व्यक्तिगत हमने इनके बारे में चर्चा की, अब आंदोलन की चर्चा कर लेते हैं। आंदोलन की पहली सभा झाड़ोल में हुई, आम सभा थी, झाड़ोल में हुई। पहली जो सभा थी वो झाड़ोल में हुई। वास्तविक शुरुआत मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुई। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से वास्तविक शुरुआत बोलते हैं। तो एक या भोमट भील आंदोलन की शुरुआत मातकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुई। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव विजयनगर में गोली हत्याकांड हुआ। इसके तहत 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ। इस आंदोलन में 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड आंदोलन हुआ। विजयनगर एक क्षेत्र पड़ता है जहां भीलों की एक सभा चल रही थी नीमड़ा गांव में, और वहां पर गोली हत्याकांड हुआ था 7 मार्च 1922 को। 1929 में गांधी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया। 1945 तक जेल में रहे। 1929 में आत्मसमर्पण और 1945 तक जेल में रहे। किसके कहने पर? गांधी के कहने पर। गांधी जी ने कहा था कि भाई तुम आत्मसमर्पण कर दो, तो इन्होंने 1929 में आत्मसमर्पण कर दिया सर, और 1945 तक ये जेल में रहे थे। और 14 जनवरी 1969 को वापसी की मौत हुई। वापसी कौन? मोतीलाल तेजावत, जिनको भीलों का मसीहा या वापसी कहा जाता। क्लियर है सर? तो ये 2 आंदोलन हमारे, और एक जो जनजातीय आंदोलन है वो है हमारा प्रमुख। तो याद रखिए, पहले इसके बारे में चर्चा। एक ही जनजाति जो आंदोलन है भोमट भील क्षेत्र में हुआ। मोतीलाल तेजावत ने 1921 में शुरू किया। पहली सभा झाड़ोल उदयपुर में हुई, दूसरी सभा मातकुंडिया चित्तौड़गढ़ में हुई। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने के ठिकानेदार के यहाँ काम करते थे। किलियारी गांव में ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। अगला जो आंदोलन है वो है मीणा आंदोलन। ठीक है ना? 3 जनजातीय आंदोलन है, मैंने आपको बताया था। हम तीसरे जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मीणा आंदोलन की समस्या क्या थी इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक कानून था 1924 में, जिसे हम जरायम पेशा कानून कहते थे, या क्रिमिनल ट्राइब्स कानून।
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसके तहत 12 वर्ष से ऊपर चौकीदार मीणाओं को 12 वर्ष से ऊपर चौकीदार मीणाओं को पर से जाकर प्रत्येक दिन हाजिरी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पहला कानून जिससे ये लोग परेशान थे, क्या नाम था उसका? जरायम पेशा कानून, जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी कहते हैं। इसके तहत चौकीदार मीणा को प्रत्येक व्यक्ति को हाजिरी देनी पड़ती थी। एक था दादरसी कानून, जिसके कारण या जिसके तहत ये हर्जाना देते थे, हर्जाना एवं टैक्स देते थे। कौन? मीणा। तो ये 2 प्रकार के कानून थे जिनके कारण मीणाओं में विकास शुरू हुआ या इन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। सबसे पहले 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन। सबसे पहले 1933 में क्या हुआ? मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ। ठीक है ना साहब? इसके बाद 1944 में नीमका थाना सीकर में मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई। 1944 में नीमका थाना कहां पड़ता है? सीकर में मीणा क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन चल रहा था। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में ये सम्मेलन चल रहा था मीणा क्षत्रिय महासभा का। वहां पर मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। और इसका जो प्रमुख है वो बंशीधर शर्मा को बनाया गया। प्रमुख किसको बनाया गया? बंशीधर शर्मा को बनाया गया। बंशीधर शर्मा को यहाँ का प्रमुख बनाया गया था। ठीक है ना? कब की बात है? 1944 की। 1945 में लक्ष्मी नारायण झारवाल को आंदोलन का मुखिया बना दिया। 1945 में लक्ष्मी नारायण झारवाल को मुखिया बना दिया। किसका? आंदोलन का। आंदोलन का मुखिया 1945 में लक्ष्मी नारायण झारवाल को बनाया। कौन सी बैठक में? तो श्री माधोपुर बैठक में। श्री माधोपुर बैठक में लक्ष्मी नारायण झारवाल को, किसकी बैठक? इसकी मीणा सुधार समिति की बैठक। ये मीणा क्षत्रिय महासभा की बैठक में मीणा सुधार समिति बनी और मीणा सुधार समिति की बैठक में लक्ष्मी नारायण झारवाल को इसका मुखिया बना दिया गया। 1945 में यह आंदोलन राज्यव्यापी हुआ। यानी कि बोल सकते हैं कि 1945 में मीणाओं ने राज्यव्यापी आंदोलन किया। मीणाओं ने राज्यव्यापी आंदोलन कब किया? तो 1945 में किया। इसमें ठक्कर बापा जो जयपुर प्रजामंडल में थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया। यानी कि ठक्कर बापा जो बाद में हम प्रजामंडलों में पढ़ेंगे तो जयपुर प्रजामंडल से थे, ने समर्थन किया। अगर पूछा जाए कि भाई इसको क्या जयपुर प्रजामंडल का साथ था इस आंदोलन को? तो था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने, जो जयपुर प्रजामंडल के थे, उन्होंने मीणाओं के इस आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है ना? 23 अक्टूबर 1940 को मीणाओं ने मुक्ति दिवस मनाया था। इधर लिख देता हूं, चलिए अभी नीचे दिख रहा होगा। 23 अक्टूबर 1940 को मीणाओं ने मुक्ति दिवस मनाया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे किसी में हाजिरी वाजिरी देने। तो ये इन्होंने पूर्ण विद्रोह कब कर दिया था? 1940 में 23 अक्टूबर को कर दिया था। और 1952 में यह कानून रद्द हुआ। जब सरकार बन गई, सरकार बन होने के बाद जब पहली बार चुनाव हुए 1952 में, तो उससे पहले इस कानून को रद्द किया गया। तो जयराम पेशा कानून कब रद्द हुआ था? 1952 में हुआ था। और दादरसी कानून तो भारत आजाद होते ही खत्म हो गया। तो ये है राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन।
हमारी क्लासों में आंदोलनों में हमने पहली क्लास में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की, उसके बाद अन्य किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की, और तीसरी जो क्लास रही उसमें हमने राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन है उनके बारे में चर्चा करी। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान में प्रजामंडलीय आंदोलन के बारे में रहेगी, या फिर उसके बाद हम राजस्थान की जो रियासतें हैं या फिर जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर राजस्थान का एकीकरण होगा। इसके साथ ही राजस्थान का इतिहास समाप्त होने के बाद हम राजस्थान में संविधान की क्लासेस को शुरू करेंगे, जिसमें हम भारतीय संविधान और राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक से पहुंचाओ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।